नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और एनसीईआरटी 11th क्लास कॉन्स्टिट्यूशन वाली जो बुक है उसका चैप्टर नंबर सेकंड और इन तीन बेसिक विषयों पर आज हम लोग बात कर रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल ड्यूटीज। वैसे तो मूल अधिकार के बारे में ही ये चैप्टर ज़्यादा बात करता है, लेकिन लास्ट में इस चैप्टर के समापन में कुछ बातें निर्देशक तत्वों पर भी दी गई है और थोड़ा सा जो जिक्र है वो मूल कर्तव्य पर किया गया है। ये तीनों ही टॉपिक हम सभी जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी के लिहाज से अत्यधिक महत्वपूर्ण टॉपिक है और विभिन्न एग्जामिनेशन में इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन आया करते हैं। तो पहले तो एनसीईआरटी में क्या क्या चीजें दी है उसको हम देख लेते हैं और फिर उसके साथ साथ मैं इसकी व्याख्या करते रहूंगा। हमेशा की तरह आग्रह है कि इस क्लास को भी आपको कंप्लीट देखना है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में अधिकार चैप्टर का नाम ये दिया हुआ है, इसमें राइट्स के बारे में बात की गई है और सबसे पहले लाइन है कि मौलिक अधिकार जो है वो हमारे अन्य अधिकारों से भिन्न है। देखिए, अधिकार की जब हम लोग बात करते हैं तो अधिकार का जो तात्पर्य है राजनीति विज्ञान में, वो मूल रूप से कहता है कि अधिकार का मतलब ऐसी दशाओं से, ऐसी उपलब्धताओं से, ऐसी सुविधाओं से है, ऐसी परिस्थितियों से है जिनकी जरूरत इसलिए होती है क्योंकि अधिकार के रूप में जो कुछ हमें प्राप्त होता है, जो कुछ हमें मिलता है, वो हमारे जीवन को जीने के लिए और हमारे अस्तित्व के संरक्षण के लिए और हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूरी होता है। हमारे व्यक्तित्व की विभिन्न प्रकार की जो आवश्यकताएं होती हैं, चाहे वो शारीरिक हो, आर्थिक हो, भौतिक हो, मानसिक हो, बौद्धिक हो, नैतिक प्रकार की हो, तकनीकी प्रकार की हो, सांस्कृतिक प्रकार की हो, जितनी भी हमारे व्यक्तित्व से जुड़ी हुई आवश्यकताएं हैं, उन सभी का विकास करने के लिए, उन सभी की जो प्राप्ति करने के लिए जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है वो अधिकार के रूप में कहलाता है। एक सामान्य परिभाषा अधिकार की ये होती है। फिर अधिकारों का जब हम वर्गीकरण करने निकलते हैं तो उसमें मानव अधिकार की बात आती है, संवैधानिक अधिकारों की बात आती है, विधिक अधिकार आते हैं, उसके अलावा नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रकार के अधिकार उसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। और हमारा जो संविधान का जो मूल अधिकारों का जो चैप्टर है, जिसमें भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकारों की अत्यधिक विस्तृत व्यापक सूची दी गई है। 7 प्रकार के मूल अधिकार उसमें रखे गए थे, जिसमें से एक मूल अधिकार, संपत्ति का जो मूल अधिकार था, वो मूल अधिकारों की सूची से बाहर कर दिया गया 44वें संशोधन से और उसमें 6 प्रकार के मूल अधिकार रह गए, जिसमें समानता की बात होती है, स्वतंत्रता की बात होती है, जिसमें शोषण के अगेंस्ट अधिकार की बात होती है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात होती है, संस्कृति और शिक्षा के अधिकार की उसमें चर्चा होती है और साथ ही संवैधानिक उपचारों के अधिकार की उसमें बात की जाती है। तो यहाँ ये जो बात की जा रही है वो ये है कि जहां साधारण जो कानूनी अधिकार होते हैं, यानी जिन्हें लीगल राइट्स कहते हैं, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू वोट है, उपभोक्ता संरक्षण के अधिकार हैं, जिस प्रकार से आरटीआई है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, तो सभी कानूनी अधिकार की कैटेगरी में आते हैं। संसद इनका निर्माण करती है, विधानमंडल निर्माण करते हैं। तो जहां साधारण कानूनी अधिकारों को सुरक्षा देने और उसको लागू करने के लिए साधारण कानूनों का सहारा लिया जाता है, मौलिक अधिकारों की गारंटी, ये शब्द अत्यधिक महत्वपूर्ण है। गारंटी के लिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रत्याभूति शब्द इस्तेमाल करता है, याद रखिएगा, ठीक है। और उनकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। तो एक तो डिफरेंस ये बताया गया है। दूसरा, सामान्य अधिकारों को संसद कानून बनाकर परिवर्तित कर सकती है। जैसे मैंने अभी कहा कि विधानमंडल या संसद जो है वो सामान्य अधिकारों का निर्माण करते हैं, उनको परिवर्तित करते हैं। जैसे आरटीआई एक्ट जो है उसका निर्माण किया गया 2005 में। लेकिन मौलिक अधिकारों में जब परिवर्तन होता है तो उसके लिए संविधान में संशोधन किया जाता है, ठीक है। हम देखते हैं संविधान में संशोधन, जैसे पहला ही संविधान संशोधन 1951 में जब हुआ था तो आर्टिकल 15 के अंतर्गत नया खंड जोड़ा गया। संपत्ति के अधिकार को जब मूल अधिकार की सूची से बाहर करना था तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया। तो संविधान संशोधन करने पड़ते हैं फंडामेंटल राइट्स के लिए, लेकिन जो लीगल राइट्स होते हैं वो कानून बनाकर दिए जाते हैं। कानून बनाकर मॉडिफिकेशन हो सकता है, कानून के माध्यम से उनको लिया जा सकता है ना। ध्यान रखिए, बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत तल्लीनता से इस पर ध्यान दीजिएगा, कंप्लीट चैप्टर देखिएगा इसको, ठीक है। इसके अलावा सरकार का कोई भी अंग जो है वो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता है। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और न्यायपालिका जो है इसकी गारंटर है। संविधान के माध्यम से जो न्यायपालिका को शक्ति दी गई है, तो न्यायपालिका भी इसके अगेंस्ट काम नहीं कर सकती, उस पर इसके संरक्षण का दायित्व है। विधानमंडल और कार्यपालिका यानी हमारी संसद, विधानमंडल और सरकार तथा प्रशासन, कोई भी अंग जो है वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट काम नहीं कर सकते। यदि करते हैं तो फिर उनके विरुद्ध भी जो है हमें उपचार प्राप्त होता है, उसी की हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। विधायिका या कार्यपालिका के किसी कार्य या निर्णय से यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है, हनन कह लीजिए, अतिक्रमण कह लीजिए, उल्लंघन कह लीजिए, है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन के वर्ड हैं। बेसिक रूप से वॉयलेशन कह देते हैं इसको, एंक्रोचमेंट कह देते हैं, ठीक है। तो ध्यान आता है, अतिलंघन शब्द भी आ जाता है कई बार। तो या उन पर अनुचित प्रतिबंध लगाया जाता है, रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, मान लीजिए ऐसा रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जो अनुचित है, युक्ति संगत नहीं है, अतार्किक है या कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया है, तो फिर उस स्थिति में न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है। न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के माध्यम से काम करती है। आर्टिकल 13 के माध्यम से
न्यायपालिका ये कार्य करती है और फिर अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 का इसमें प्रयोग होता है ना, ध्यान रखिएगा। लेकिन मौलिक अधिकार जो है वो निरंकुश या असीमित अधिकार नहीं होते, क्योंकि कोई भी अधिकार यदि निरंकुश या असीमित हो जाएगा तो फिर हो सकता है कि सामाजिक व्यवस्था में उसके कारण कोई किसी प्रकार की कहीं कोई विसंगति या गड़बड़ी पैदा हो सकती है। तो फंडामेंटल राइट्स की जो प्रकृति है, और खासकर जब स्वतंत्रता के अधिकार की बात करते हैं तब तो विशेष रूप से हमें देखना पड़ता है कि स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसमें प्रतिबंध बहुत जरूरी होते हैं, अन्यथा वो स्वच्छंदता में परिणत हो जाता है। ठीक है, सरकार मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है ना, औचित्यपूर्ण, तार्किक, युक्ति संगत भी बोल देते हैं इसको, याद रखिएगा, है ना, युक्ति युक्त भी बोल देते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है और बहुत ही समझने का चैप्टर है, याद रखिएगा। अच्छे से तैयारी कीजिए, स्कूल लेक्चर, असिस्टेंट प्रोफेसर, है ना, इनमें अभी समय है इन एग्जाम के होने में, तो बहुत अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए इसके लिए। और लगातार मैं बात कर रहा हूँ इस पे, आरएससी जो अभ्यर्थी हैं उनके भी अभी पर्याप्त टाइम है, रिवीजन मोड में वो लोग चल रहे होंगे, मैं समझ सकता हूँ, तो रिवीजन में भी ये क्लासेस बड़ी हेल्प करेंगे उनको। ठीक है, फिर संविधान वह दस्तावेज है, संविधान के बारे में बताया गया, संविधान वह दस्तावेज है जो सरकार की शक्तियों पर अंकुश रखकर ऐसी प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करता है जिसमें सभी व्यक्तियों को कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये एक कंसेप्चुअल लाइन है। संविधान द्वारा प्रदान किए गए, यहां से देखिए, प्रदान किए गए और संरक्षित अधिकार, जैसे मैंने कहा भाग 3 में प्रदान किए गए आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक 7 प्रकार के मूल अधिकार, फिर उसके संरक्षण की व्यवस्था अनुच्छेद 32 के माध्यम से, कि ऐसी सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहा जाता है। मैं लिख देता हूं भारतीय संविधान का, जैसे भाग 3 है, रोमन लिपि में लिखते हैं इसको भाग 3, और अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक 7 प्रकार के मूल अधिकार, और वर्तमान में 6 प्रकार हो गए। ठीक है, अधिकारों का घोषणा पत्र सरकार को नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध काम करने से रोकता है और उसका उल्लंघन हो जाने पर उपचार सुनिश्चित करता है। और भारतीय संविधान का अधिकार पत्र इस मायने में विशेष है कि यहाँ तो राज्य की जो परिभाषा दी गई वो फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर के प्रारंभ में दे दी गई, यानी हमारा वास्ता राज्य के नाम पर जिन भी संस्थानों से पड़ेगा, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे संसद हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे राज्य विधानमंडल हो, चाहे स्थानीय प्राधिकारी हो, या चाहे कोई बोर्ड है, कोई निगम है, कोई ट्रस्ट है, कोई न्यास है, कोई प्राधिकरण है, ठीक है, कोई विश्वविद्यालय है, कोई अन्य किसी प्रकार की संस्था है, कोई आयोग है, तो उन सभी के संदर्भ में जो है न्यायपालिका के माध्यम से हमें संरक्षण सुनिश्चित हो सकेगा। ऐसे वेरियस केसेस हैं, जब हम फंडामेंटल राइट्स को महारिविजन क्लास में बात करेंगे उस समय इनका कुछ हम जिक्र जरूर करेंगे। यहाँ अभी केवल एनसीईआरटी को हम बेस बना रहे हैं, तो एनसीईआरटी में जो चीज दी, क्योंकि अगर एनसीईआरटी की किताबों से पेपर बनेगा तो ये लैंग्वेज वहां पर देखी जाएगी, है ना, याद रखिए। फिर आगे बढ़ते हैं, मौलिक अधिकार अत्यधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए उसे संविधान में सूचीबद्ध किया गया है और उनकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान बनाए गए हैं ना, विशेष प्रावधान है, जैसे प्रतिबंध रखे गए, अपवाद रखे गए, और अनुच्छेद 32 तो है ही। वे इतने महत्वपूर्ण है कि संविधान स्वयं यह सुनिश्चित करता है कि सरकार भी उनका उल्लंघन नहीं कर सके। देखिए क्या होता है ना, बेसिक रूप से फंडामेंटल राइट्स की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन दी भी जाती है कि मौलिक अधिकार व्यक्ति के जीवन के लिए इतने मूल होते हैं, मूल का मतलब बेसिक बोलते हैं इंग्लिश में, आधारभूत होते हैं, इतने तात्विक है कि सरकार भी उनका उल्लंघन नहीं कर सकती है, और सामान्य रूप से संविधान के माध्यम से उनकी गारंटी सुनिश्चित कर दी जाती है। फिर एक ऐतिहासिक संदर्भ इसमें दिया है, याद रखिएगा, फैक्चुअल है ये, 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति, जो नेहरू कमेटी इसको हम लोग बोलते हैं, नेहरू कमेटी के बेसिक जो पॉइंट है, चाहे वो संघात्मक व्यवस्था की बात हो, चाहे औपनिवेशिक स्वराज की बात हो, चाहे उत्तरदायी शासन की, संसदीय शासन की बात हो, ये हमको थोड़ा सा ध्यान रखनी चाहिए। नेहरू कमेटी के जो बिंदु हैं उसमें अधिकारों पर घोषणा पत्र की एक मांग उठाई गई थी। ठीक है, संविधान सभा में भी मूल अधिकार और अल्पसंख्यकों से संबंधित जो सलाहकार समिति, जो परामर्श समिति है, वो सबसे बड़ी समिति थी संख्या की दृष्टि से, और सरदार वल्लभ भाई पटेल उसके अध्यक्ष थे, 5 उप समितियां थी उस समिति की। ये थोड़ा सा फैक्चुअल वाला पार्ट है जो रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, समता का अधिकार। सबसे पहले समता के अधिकार की बात हो रही है, जो अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 के अंतर्गत हमको मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 14 से और आर्टिकल 18 तक मिलता है, याद रखिएगा। 5 अधिकार दिए गए हैं इसमें। विधि के समक्ष समानता की बात की गई आर्टिकल 14 में। फिर आर्टिकल 15 जो है वो सार्वजनिक स्थानों में जो प्रवेश है उस पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, ऐसे 5 ग्राउंड्स की बात करता है, केवल धर्म, मूलवत, जाति, लिंग या जन्म स्थान। आर्टिकल 16 जो है वो सरकारी जो नियोजन है, सरकारी जो रोजगार है उसमें अवसर की समानता की बात करता है और विभेद का निषेध करता है। केवल धर्म, मूलवत, जाति, लिंग, उद्भव, निवास और जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 17 जो है वो अस्पृश्यता के समापन की बात करता है, छुआछूत के अंत की बात करता है, और अनुच्छेद 18 जो है वो उपाधियों के निषेध की बात करता है। ठीक है, याद रखनी चाहिए आपको। तो अब देखते हैं, समता का अधिकार भारत को सच्चे लोकतंत्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है, जिसमें सभी नागरिकों को समान प्रतिष्ठा, ये मैं बॉक्स बना रहा हूं, ध्यान रखिए, समान प्रतिष्ठा और गरिमा प्राप्त हो। गरिमा का मतलब है कि व्यक्ति व्यक्ति के रूप में समान माना जाए, कोई ऊंच नीच का, कोई भी पद प्रतिष्ठा का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी के मध्य तात्विक आधारभूत मूलभूत समानता स्टैब्लिश होनी चाहिए।
समता का जो अधिकार है वो भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास करता है, याद रखिए। ये आर्टिकल 15 की लाइन आ गई। सार्वजनिक स्थल है, जैसे दुकान है, होटल है, कुएं है, भोजनालय है ना, कोई पार्क है, और ये दिए हुए हैं दुकान, होटल, मनोरंजन स्थल, कुएं हैं, स्नान घाट है, पूजा स्थल, उसमें समानता के आधार पर प्रवेश देता है। और ये 5 ग्राउंड याद रखिए, केवल धर्म, मूलवन, जाति, लिंग और जन्म स्थान। ध्यान रखिए, ये आर्टिकल 15 में दिए गए हैं 5 ग्राउंड, अनुच्छेद 15 में दिए गए हैं 5 ग्राउंड, ये याद रखिएगा, है ना। और एक केवल शब्द को याद रखिएगा, यानी विभेद यदि किसी अन्य आधार पर किया जाता है तो फिर वो उसके बारे में जो है राय अलग से दी जा सकेगी कि ये किस आधार पर दिया रहा है। परंतु इन 5 ग्राउंड्स पे विभेद नहीं हो, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर। ये जो मूलवंश है इसको नस्ल बोलते हैं ना, रेस बोलते हैं इंग्लिश में, ये रेस वर्ड है। तो और जब आर्टिकल 16 हम पढ़ते हैं तो उसमें उद्भव और निवास, ये 2 और भी आधार जुड़ जाते हैं, 7 आधार हो जाते हैं। प्रवेश में कोई भेदभाव नहीं हो सकता, और यह उपयुक्त आधारों पर लोक सेवाओं में भी कोई भेदभाव वर्जित करता है, लोक सेवाओं में, है ना। तो मैं 2 आधार और लिख देता हूं, आप साथ साथ नोट्स बनाइए, उद्भव और निवास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छुआछूत की प्रथा असमानता का सबसे भद्दा रूप है, तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत बात होती है, और इसमें लिखा गया है अस्पृश्यता का अंत, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी बोलते हैं इसको। और इसके लिए संसद ने कानून बनाया, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 का निर्माण किया था। बाद में 1976 में उसे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम बना दिया गया। कालांतर में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम जो है उसका निर्माण किया गया है। तो एक महत्वपूर्ण व्यवस्था की गई है, ऊंच नीच का कोई भी भेदभाव नहीं होगा, और ये अधिकार आत्यंतिक रूप से रखा गया है। आत्यंतिक का मतलब है कि ये अधिकार अपनी संपूर्णता के साथ प्रस्तुत है ना, और इसका कोई भी अपवाद नहीं होगा। तो वहां लिखा गया कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है, और इसके आधार पर किसी को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता, और यदि ऐसा किया जाता है तो अपराध होगा, और वो अपराध विधि के अनुसार दंडनीय होगा। तो अस्पृश्यता से उत्पन्न निर्योग्यता, अयोग्यता को लागू करना अपराध होगा, जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। यह आर्टिकल 17 की लैंग्वेज है। फिर उसी अधिकार के अंतर्गत यह भी व्यवस्था की गई कि केवल उन लोगों को छोड़कर जिन्होंने सेना या शिक्षा के क्षेत्र में गौरवपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है, राज्य किसी व्यक्ति को उपाधि प्रदान नहीं करेगा। हालांकि देखिए क्या है, मैंने भी बताया कि एनसीईआरटी के संदर्भ में भी बात कर रहे हैं हम, जैसे अनुच्छेद 18 पर बात हो रही है। अब अनुच्छेद 18 के 4 खंड हैं, और आजकल तो पेपर में मैंने आपको निवेदन किया था कि खंड और उपखंड भी पूछे जाने लगे हैं। तो अनुच्छेद 18 में लिखा है, राज्य सेना या शिक्षा संबंधी सम्मान के अतिरिक्त अपने नागरिकों को अन्य को उपाधि प्रदान नहीं करेगा। भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा, है ना। तो 4 खंड उसके अलग अलग वहां दिए गए हैं, परंतु ये आर्टिकल 18 का संदर्भ है। प्रस्तावना में समानता के बारे में 2 बातें दी गई है ना, ये बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है, प्रतिष्ठा की समता और अवसर की समता। तो प्रतिष्ठा की समता अत्यधिक महत्वपूर्ण, प्रतिष्ठा जिसको गरिमा भी बोलते हैं, व्यक्ति की गरिमा, व्यक्तिगत गरिमा, ठीक है। और अवसर की समानता, अवसर की समानता भी हमने देखा, ये आर्टिकल 16 में मिल जाता है हमको, लोक नियोजन के अर्थ में अवसर की समता, ठीक है। और अवसर की समानता का अर्थ है कि समाज के जो सभी वर्ग हैं उनको समान अवसर मिले। संविधान ये स्पष्ट करता है, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, सारी लाइन महत्वपूर्ण है। संविधान ये स्पष्ट करता है कि सरकार जो है वो बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए और सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, ये बॉक्स बना रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा, सरकार बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए। जब आर्टिकल 15 हम लोग पढ़ते हैं तो आर्टिकल 15 के अंतर्गत ये लिखा गया, उसके अपवाद के रूप में कह लीजिए, उसके उस सिद्धांत के विस्तार के रूप में कह लीजिए कि राज्य स्त्री और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। और पहले संविधान संशोधन से 1951 में प्रावधान जोड़ा गया कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए नागरिकों के वर्ग हैं उनके लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। कोई विशेष योजना लागू करनी हो, कोई शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश का कोई संदर्भ हो, तो विशेष आरक्षण, विशेष सुविधाएं जो है वो दे सकता है। उनकी बेहतरी के लिए विशेष योजना और निर्णय लागू कर सकते हैं, याद रखिएगा। ये आर्टिकल 15 खंड 3 और 15(4) में, ये 15(3) आ जाता है स्त्री और बच्चों के लिए, जैसे किशोर न्याय अधिनियम है, ठीक है। महिलाओं को संरक्षण देने के लिए विभिन्न प्रकार के कानून बनते हैं, ठीक है। और ये 15(4) जो है ये पहले संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है, ठीक है। आइए, हाँ, ये हमारा राजनीति विज्ञान स्कूल व्याख्याता कंप्लीट कोर्स, मॉड्यूल कोर्स भी उपलब्ध है, ठीक है, बिल्कुल देखिएगा। और अभी तो आज सिलेबस भी जारी कर दिया है, और पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस पूर्व के समान ही है, कोई चेंज नहीं हुआ है। तो आप जुड़ते रहिए फटाफट से, और शानदार तैयारी को अपने मजबूत कीजिए, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर ये आर्टिकल 16 है, देखिए, नौकरियों और स्कूलों में प्रवेश के लिए आरक्षण। नौकरियों का तो आर्टिकल 16 का संदर्भ है, स्कूल जो है वो आर्टिकल 15 के माध्यम से आता है ना, याद रखिएगा। ये आर्टिकल 15 के माध्यम से आ जाएगा, ये आर्टिकल 16 के माध्यम से आ जाएगा। ये वहां एक दिया हुआ था, इसका स्क्रीनशॉट ऐसा कैसा लिया है हमने, आर्टिकल 16 खंड 4। देखिए इसमें लाइन क्या लिखी है कि इस अनुच्छेद की कोई बात जो है राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है,
नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का प्रावधान करने से नहीं रोकेगी। 77वां संशोधन, 81वां संशोधन, 85वां संशोधन, 82वां संशोधन, ये कुछ अत्यधिक महत्वपूर्ण संशोधन, 103वां संशोधन, ये कुछ महत्वपूर्ण संशोधन है। पहला संविधान संशोधन जो आरक्षण के विषय में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों को प्रस्तुत करते हैं। और फिर इंदिरा साहनी का जो केस है, एम नागराजन का जो वाद है, जनरल सिंह लक्ष्मीनारायण गुप्ता का जो वाद है, ये कुछ महत्वपूर्ण वाद है जो हमें इनके साथ साथ जानकारी होनी चाहिए। वैसे मैंने इनके बारे में कई बार बता रखा है और फिर कभी जब रिवीजन महारिवीजन क्लास चलाएंगे उसमें बात करेंगे। अभी हम केवल एनसीईआरटी को बेस बना रहे हैं। वास्तव में कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल जो 16(4) है वो साफ साफ ये कहता है कि आरक्षण जैसी नीति को समानता के अधिकार के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। अब आता है स्वतंत्रता का अधिकार। किसी भी लोकतंत्र में, देखिए स्वतंत्रता का अधिकार है, किसी भी लोकतंत्र में समता और स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण अधिकार होते हैं। हम पॉलिटिकल साइंस के भीतर पढ़ते हैं कि समानता और स्वतंत्रता दोनों ही लोकतंत्र के दो बेसिक मूल्य हैं। और अंबेडकर साहब ने समानता, स्वतंत्रता और बंधुता तीनों को एक दूसरे से जोड़कर सामाजिक लोकतंत्र के साथ उनको महत्वपूर्ण बताया। तो इनमें से एक के बिना दूसरे कल्पना नहीं कर सकते। साथ ही समानता और स्वतंत्रता की थ्योरी जो है वो मैंने एनसीईआरटी की जो प्रीवियस हमारी क्लासेस थी उसमें करा रखा है, उनको देख लीजिए अच्छे से, बहुत बढ़िया करा रखा है उनको। स्वतंत्रता का अर्थ है चिंतन की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कार्य करने की स्वतंत्रता। जेएस मिल का जो थॉट था वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कार्य करने की स्वतंत्रता बात करता था। हम आर्टिकल 19 के जो के अंतर्गत दी गई 7 प्रकार की स्वतंत्रता है, अब 6 प्रकार की स्वतंत्रता है उसमें हम देखते हैं। तो वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबसे बड़ी स्वतंत्रता है, 19(1)(a) में आ जाती है ना। ये जो है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है 19(1)(a) में आ जाती है ना, याद रखिएगा। लेकिन स्वतंत्रता का ये अर्थ नहीं है कि हम जैसा चाहें वैसा करने लगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, अगर युक्ति संगत, तर्क संगत प्रतिबंध नहीं होंगे तो ऐसी स्थिति में स्वच्छंदता की स्थिति प्रस्तुत हो जाएगी। यदि ऐसा करने की इजाजत दे दी जाए तो बहुत सारे लोग अपनी स्वतंत्रता का आनंद उठाने से वंचित हो जाएंगे। अतः स्वतंत्रता को इस तरह परिभाषित किया जाता है कि बिना अन्य किसी की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाए, बिना कानून व्यवस्था को ठेस पहुंचाए, प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी स्वतंत्रता का आनंद दे सके। जैसे जेएस मिल का थॉट था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी छड़ी घुमाने की स्वतंत्रता वहां तक है जब तक कि वो दूसरे के सिर या नाक से ना टकरा जाए। तो आपको स्वतंत्रता है, बिल्कुल स्वतंत्रता का आनंद लीजिए, लेकिन दूसरे की स्वतंत्रता से वो टकराए नहीं और आपकी ऐसी स्वतंत्रता दूसरों के जीवन को खतरे में ना डाले, सार्वजनिक हित को वो नुकसान ना पहुंचाती हो, तो फिर उसमें प्रतिबंध लग सकेंगे अन्यथा। फिर स्वतंत्रता के सबसे महत्वपूर्ण जो अधिकार है उसमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। देखिए आर्टिकल 21 है, अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जीवन का अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार है। आज तो माननीय न्यायपालिका की व्याख्याओं के माध्यम से ये गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार के रूप में आ गया है और सेवरल जो केसेस हैं उनके अंतर्गत बेहतरीन व्याख्या हुई है और ये इसका दायरा बहुत बढ़ गया है। आज तो ये लगभग एक मानव अधिकार जैसा हो गया है, मूल अधिकारों से भी आगे बढ़कर। उसमें लिखा गया कि भारत में किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकेगा, अन्यथा नहीं किया जा सकेगा। और फिर AK गोपालन वाद से लेकर के और मेनका गांधी केस से पहले तक की जो स्थिति थी वहां तो फिर भी शाब्दिक व्याख्या हो रही थी, लेकिन मेनका गांधी वाद के बाद मेनका गांधी केस मैंने अलग से करा रखा है, यूट्यूब पे देख लीजिएगा, 15, 18, 20 मिनट में करा रखा है बहुत शानदार तरीके से। लास्ट ईयर RS के पेपर में क्वेश्चन भी आया था उसमें से, तो अभी वो कराया है मैंने कुछ दिन पहले, 1-2 महीना पहले, देख लीजिएगा। तो और 7-8 केसेस मैंने बल्कि करा रखे हैं उसमें, है ना, देखिएगा। तो मेरा आग्रह ये है प्यारे विद्यार्थियों की जो मेनका गांधी बात था वहां से आर्टिकल 21 जो है गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार बहुत व्यापक होता चला गया। ठीक है, और PIL जिसको हम लोग बोलते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका जिसको हम बोलते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके संदर्भ में यह अधिकार अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया। ठीक है, तो जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है इसको। कुछ दशाओं प्राण और दैहिक स्वतंत्रता बोल लीजिए, व्यक्तिगत शारीरिक स्वाधीनता का अधिकार बोल लीजिए, किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकेगा, अन्यथा नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार इसमें घोषणा, इसमें शोषण से मुक्त, है ना, शोषण से मुक्त और मानवीय गरिमापूर्ण जीवन का जीने का अधिकार अंतर्निहित है। अच्छी आजीविका मिलनी चाहिए, अच्छा रोजगार मिलना चाहिए, अच्छा आश्रय मिलना चाहिए, अच्छे वस्त्र मिलने चाहिए, अच्छा भोजन मिलना चाहिए, अच्छा पेयजल मिलना चाहिए, अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए, अच्छा आवास मिलना चाहिए, है ना, निर्बाध गति से इंटरनेट मिलना चाहिए अपने को। देखिए ये भी आज हमारे जीवन के अधिकार का पार्ट हो गया। ठीक है, तो न्यायालय ने माना है कि जीवन के अधिकार का अर्थ है कि व्यक्ति को आश्रय और आजीविका का भी अधिकार है, क्योंकि इसके बिना कोई व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता, है ना। तो बहुत सारे केसेस हैं इसमें, फ्रांसिस कोरोली वाद आ जाता है और ओल्गा टेलिस वाद आ जाता है इसमें। विशाखा जजमेंट पर मैंने एक अलग से क्लास ले रखी है, 10-15 मिनट 20 मिनट की क्लास है, जिसमें महिलाओं की जो सुरक्षा है, यौन उत्पीड़न से सुरक्षा को सुनिश्चित किया गया है, लैंगिक समानता, लैंगिक न्याय की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण केस रहा है, ध्यान रखेंगे।
फिर आगे बढ़ते हैं, किसी भी नागरिक को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 21 चल रहा है। इसका अर्थ है किसी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। अच्छा, अब ये जो है ये आर्टिकल 20 यहां से आ जाता है, ठीक है। आर्टिकल 20 का आर्टिकल 22 का जो संदर्भ आ जाता है, बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं कर सकते। देखिए आर्टिकल 20 और आर्टिकल 22 जो है अत्यधिक महत्वपूर्ण आर्टिकल माने गए हैं। 21 तो है ही महत्वपूर्ण। आर्टिकल 20 जो है वो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी अपराध की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करता है, और आर्टिकल 22 जो है वो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरुद्धि से संरक्षण की बात करता है। जैसे इसमें आगे निवारक नजरबंदी का संदर्भ है, तो आर्टिकल 22 के अंतर्गत ये व्यवस्था आ जाती है। आर्टिकल 22 आ जाता है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरुद्धि से संरक्षण। इसमें कहा गया कि भाई किसी व्यक्ति को अकारण गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। जब गिरफ्तार किया जाएगा तो 24 घंटे के भीतर गिरफ्तारी के स्थल से निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको प्रस्तुत किया जाएगा, और साथ ही जो है वो अपनी पसंद के जो विधि व्यवसायी है उनसे परामर्श करने और बचाव करने का उसको अधिकार मिलेगा। यही बातें यहाँ लिखी गई है। इसका अर्थ है किसी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। गिरफ्तार किए जाने पर उस व्यक्ति को अपने पसंदीदा वकील के माध्यम से अपना बचाव करने का अधिकार है। इसमें परामर्श और बचाव दो शब्द आ जाते हैं ना, परामर्श और बचाव। क्या है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के पेपर में उसकी शब्दावली का ही महत्व है सबसे ज्यादा, याद रखिएगा, परामर्श और बचाव। इसके अलावा पुलिस के लिए आवश्यक है कि अभियुक्त को 24 घंटे के भीतर निकटतम न्यायाधीश के सामने पेश करें। अगर 24 घंटे से 1 सेकंड भी ऊपर हो गया और मजिस्ट्रेट से ऑर्डर नहीं लिया है तो वो बंदीकरण अवैध हो गया, फिर वो बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका के लिए आधार प्रस्तुत कर देगा। ठीक है, याद रखिएगा। न्यायाधीश इस बात का निर्णय करेंगे कि गिरफ्तारी उचित है या नहीं, और इसमें मतलब अवकाश का दिन भी हो तो भी उपस्थित किया जाए। केवल यात्रा में लगने वाला समय वो इंक्लूड नहीं होगा, उसको हटा दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया, वहां से मजिस्ट्रेट के समक्ष लाने में 18 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे लग गए, तो फिर उसके अलावा 24 घंटे है ना, ये ध्यान रखिए। लेकिन छुट्टी का दिन अगर है तो भी छुट्टी के दिन को काउंट नहीं करेंगे, छुट्टी का दिन भी है तो भी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित किया जाएगा। सामान्यतः किसी व्यक्ति को तब गिरफ्तार करते हैं जब उसने अपराध किया हो पर इसके अपवाद भी है। ये 22 अनुच्छेद 22 के 7 खंड है एक्चुअली, तो उसका अपवाद है, अनुच्छेद 22 का अपवाद है, निवारक निरोध बोलते हैं। कभी कभी किसी व्यक्ति को इस आशंका पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है कि वह कोई गैर कानूनी कार्य करने वाला है ना। कोई व्यक्ति मान लीजिए आशंका के आधार पर, मतलब अपराध करने से पूर्व भी उसको गिरफ्तार कर लिया। ब्रिटिश काल में जैसे रोलेट एक्ट था ना, वकील ना अपील ना दलील, और उसमें डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू गिरफ्तार कर लिया गया था। कोई अपराध नहीं किया फिर भी गिरफ्तार कर लिया गया। फिर उनकी गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए लोग जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए। फिर वहां जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड जब प्रस्तुत हुआ, तो ये एक निवारक निरोध जो है वह असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए प्रस्तुत किया गया व्यवस्था है। लेकिन कई बार सत्तारूढ़ जो दल होते हैं उन्होंने इसका दुरुपयोग भी करते हैं। आपातकाल के समय मीसा कानून जो था, निवारक निरोध विधि के रूप में बनाया गया था 1971 का, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, तो उसका बहुत दुरुपयोग हुआ था। उसमें बहुत लोगों को निरपराध केवल आशंका के आधार पर, राजनीतिक विरोधियों को उनको गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया गया था। उसमें कोई बहुत मतलब हाई प्रोफाइल जिनको कहा जाता है, जो दिग्गज से दिग्गज जो लोग थे उनको भी गिरफ्तार उसमें कर दिया गया था, है ना, ये ध्यान रखिए। हालांकि कानून के सामने सभी लोग समान हैं, और फिर उसे वर्णित प्रक्रिया का पालन किए बिना ही कुछ समय के लिए जेल भेजा जा सकता है। इसे ही निवारक नजरबंदी कहते हैं ना, या निवारक नजरबंदी है, प्रिवेंशन डिटेंशन कहते हैं, निवारक निरोध बोल देते हैं, आम शब्दावली में निवारक निरोध कहते हैं। इसका अर्थ हुआ कि सरकार को यदि लगे कि कोई व्यक्ति देश की कानून व्यवस्था या शांति सुरक्षा का खतरा बन सकता है, उसे बंदी बना सकती है, लेकिन निवारक नजरबंदी अधिकतम 3 महीने के लिए। ये याद रखिएगा, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, अधिकतम 3 माह के लिए होता है निवारक नजरबंदी, है ना। हाँ, ये आज क्लास लगभग हमारे पास 40 से प्लस स्लाइड्स है, तो आज कंप्लीट करेंगे इसको, लगभग घंटे भर शायद इसमें लग सकता है, लेकिन ये पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रिवेंशन डिटेंशन कहलाता है ये। 44वें संशोधन से 3 माह की अवधि को घटाकर 2 माह कर दिया गया था, लेकिन बाद में जनता पार्टी सरकार का विघटन हो गया और उस वजह से वो लागू नहीं हो सका। तो अभी भी निवारक निरोध की जो अवधि है 3 माह है, और उसमें सलाहकार बोर्ड होता है, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों से मिलकर बनाते हैं, वो उस मामले समीक्षा के लिए वहां जाते हैं। प्रत्यक्ष रूप से निवारक नजरबंदी सरकार के हाथ में असामाजिक तत्वों, राष्ट्र विद्रोही तत्वों से निपटने का हथियार है, लेकिन सरकार ने प्रायः इसका दुरुपयोग किया। बताया मैंने, आपातकाल के समय दुरुपयोग हुआ था इसका। आपातकाल के समय मीसा कानून का दुरुपयोग। अनेक लोग ये मानते हैं कि इस कानून में कुछ ऐसे सुरक्षात्मक उपाय किए जाने चाहिए जिससे सामान्य नागरिकों के विरुद्ध अन्य किसी कारण से इसके दुरुपयोग को रोका जा सके। वास्तव में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार तथा
निवारक नजरबंदी के प्रावधानों में परस्पर विरोधाभास है। एक तरफ तो कहा गया कि व्यक्ति को बिना जो है यथोचित कारण के गिरफ्तार नहीं कर सकते, और वहां मात्र शंका के आधार पर गिरफ्तार किया रहा है, तो कई बार इनमें कॉन्ट्रास्ट लगता है, कई बार विरोध लगता है। यहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार निरंकुश नहीं है, इनमें से प्रत्येक के प्रयोग पर सरकार कुछ प्रतिबंध लगा सकती है। मैंने कहा प्रतिबंध तर्कसंगत है, जैसे भारत की प्रभुता अखंडता के हित में, राज्य की सुरक्षा के हित में, है ना, भारत की प्रभुता अखंडता के हित में, राज्य की सुरक्षा के हित में, विदेशी राज्यों से महत्वपूर्ण संबंधों के हित में, लोक व्यवस्था के हित में, और न्यायालय की अवमानना के संदर्भ में, और सदाचार, शिष्टाचार, नैतिकता के संदर्भ में, मानहानि के संदर्भ में, अपराध को उकसावा देने का जो संदर्भ है, ये 8 आधार जो है मूल रूप से रखे गए। फिर उसके अलावा और भी कुछ आधार प्रस्तुत हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कानून व्यवस्था, लोक व्यवस्था, शांति और नैतिकता। अभी सदाचार मैंने 8, वैसे 8 आधार मैंने बोले, आर्टिकल 19 खंड 2 में वो दिए गए हैं। ठीक है, के आधार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। सभा और सम्मेलन की स्वतंत्रता है, जैसे उसका प्रयोग करने पर शर्त है कि शांतिपूर्ण हो, बिना हथियारों के, निरायुध बोलते हैं उसको, है ना, बिना हथियारों के हो। इसी प्रकार जो है संगम या संघ बनाने की, दल बनाने की स्वतंत्रता है, व्यापार व्यवसाय की स्वतंत्रता है, घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता है ना, तो उसमें प्रतिबंध लगाए जा सकेंगे। जैसे कोविड के दौरान घूमने फिरने की स्वतंत्रता प्रतिबंधित हो गई थी ना, आपने देखा कोविड जब चल रहा था तो घूमने फिरने की स्वतंत्रता प्रतिबंधित हो गई थी ना उस समय। कोई आयोजन करने पर एक लिमिटेशन लगा दी गई थी ना, शादी भी हमें कुछ पहले 5 लोग 11 लोग ऐसे था ना, कई लोग नाराज हैं अभी तक, कई लोगों की शादियां हुई उस समय, कई लोग नाराज हैं, हमें बुलाया नहीं। अरे भाई, सब प्रशासन की तरफ से लिमिट बांध दी गई थी कि भाई इतने लोग बुलाए जाएंगे, कैसे करते वो, है ना, या तो शादी नहीं करते उस समय। और अच्छा, कई लोगों ने शायद इसलिए भी शादियां कर ली उस समय कि खर्चा बच गया, ठीक है, लड्डू नहीं खिलाने पड़े दूसरे लोगों को। तो खैर चलिए, संविधान सभा में भी कुछ सदस्यों ने अधिकारों को प्रतिबंधित करने पर अपना असंतोष जताया था। ये एक इसमें दिया था, देखिए स्टेटमेंट विशेष रूप से याद रखिए, एनसीईआरटी की किताब में जो दिए गए हैं अच्छे से याद कर लीजिए। सोमनाथ लाहिड़ी जो संविधान सभा के सदस्य थे, संविधान सभा के वाद विवाद में 29 अप्रैल 1947 को उनका ये जो एक व्यापक कथन है उसका एक अंश है, देखते हैं इसमें। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि इनमें से अनेक मौलिक अधिकारों को एक सिपाही के दृष्टिकोण से बनाया गया है। ये महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, पेपर में पूछा जाता है। सोमनाथ लाहिड़ी का स्टेटमेंट है, संविधान सभा के सदस्य थे। आप देखेंगे कि काफी कम अधिकार दिए गए हैं और प्रत्येक अधिकार के बाद एक उपबंध जोड़ा गया है। लगभग प्रत्येक अनुच्छेद के बाद एक उपबंध है, उपबंध, प्रावधान, क्लॉज बोल देते हैं, प्रोविजन बोल देते हैं, जो इन अधिकारों को पूरी तरह वापस ले लेता है। मौलिक अधिकारों की हमारी क्या अवधारणा होनी चाहिए, हम उस प्रत्येक अधिकार को संविधान में पाना चाहते हैं जो हमारी जनता चाहती है। देखिए संविधान सभा में जो बहस हुई थी, जो वाद विवाद हुए, उसमें अपने अपने पक्ष हैं, अपने अपने तर्क वितर्क है ना। उसमें एक तर्क ये भी था कि भाई इतने प्रतिबंध क्यों लगाए जा रहे हैं, तो ये सारी की सारी वहां बातें रखी गई थी। हमारा संविधान इसका भी प्रावधान करता है कि उन लोगों को पर्याप्त सुरक्षा मिले जिन पर विभिन्न अपराधों के आरोप हो। तो ये आर्टिकल 20 का संदर्भ है, अपराध की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, है ना, अपराध की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अपराध की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। एक अपराध हुआ है लेकिन जब तक उसे अभियोग सिद्ध ना हो जाए तब तक वो निर्दोष है, न्यायालय का ऐसा मानना है। तो उस अवधि में, उस दौरान उसके कुछ अधिकार मिलने चाहिए। तो अधिकार क्या क्या है, तो 3 अधिकार दिए गए, देखते हैं इसमें। जब तक न्यायालय किसी व्यक्ति को किसी अपराध का दोषी नहीं ठहराता तब तक उसे दोषी नहीं माना जा सकता। यह भी जरूरी है कि किसी अपराध के आरोपी को स्वयं को बचाने का समुचित अवसर मिलना चाहिए। न्यायालय ने निष्पक्ष मुकदमे के लिए, निष्पक्ष सुनवाई के लिए संविधान 3 अधिकारों की व्यवस्था करता है। न्यायालय में किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार से ज्यादा सजा नहीं मिलेगी, ठीक है। कोई भी कानून किसी कार्य को पिछली तारीख से, भूतलक्षी विधायन का निषेध बोलते हैं इसको, तो पोस्ट फैक्टो लॉ की बात करते हैं, पिछली तारीख से अपराध घोषित नहीं करेगा। किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए नहीं कहा जा सकेगा। जैसे कोई डीएनए, फिंगरप्रिंट परीक्षण वगैरह भी होते हैं ना, तो उसके लिए मजिस्ट्रियल अनुमति प्राप्त करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आर्टिकल 20 के 3 खंड है। दोहरे दंड का निषेध किया गया है, एक अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजन और दंडित नहीं किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक वर्ड है, अभियोजन और दंडित। एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार ना तो अभियोजन होगा ना दंड होगा। फिर कोई भी ऐसा कार्य जो व्यक्ति ने किया उस दिन वो अपराध नहीं था, बाद में उसे पिछली तारीख से अपराध घोषित कर दें, ये भी नहीं होगा। हालांकि इसका भी अपवाद हो जाता है। फिर इसका अपवाद आता है कि सिविल मामलों में, दीवानी मामलों में भूतलक्षी प्रभाव से लॉ बनाए जा सकते हैं। फिर साथ ही किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए, गवाही प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो जैसे ब्रेन मैपिंग हो गया, नार्को टेस्ट हो गया, ये इनके निषेध होगा सामान्यतः। यदि लेना है ऐसी चीजें तो मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी। अनुमति लेते समय विभिन्न जो है तथ्य प्रस्तुत करने पड़ेंगे, है ना, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अनुच्छेद 23 और 24 का जिक्र आ जाता है।
देश में करोड़ों लोग गरीब, दलित, शोषित और वंचित हैं, उत्पीड़ित हैं, हाशिए पर हैं, मुख्य धारा से बिल्कुल हटा रखा है जिनको, तो या लोगों के द्वारा उनका शोषण हो सकता है। ऐसे शोषण को हम अपने देश में बेगार या बंधुआ मजदूरी के रूप में जानते हैं। इसी प्रकार के शोषण में लोगों को दास के रूप में खरीदा और बेचा जाता था। तो बेगार को जो है, या बलपूर्वक श्रम जिसको कहा गया, मानव के दुर्व्यापार, इसमें लाइन चलती है, मानव का दुर्व्यापार और बलपूर्वक श्रम का निषेध, और इसे जो है अपराध घोषित किया गया है। इन दोनों प्रकार के शोषणों पर संविधान प्रतिबंध लगाता है। इसे अपराध घोषित कर दिया गया है, कानून द्वारा दंडनीय है। फिर संविधान के अनुसार ये आर्टिकल, ये तो है आर्टिकल 23 और ये है आर्टिकल 24। उसमें कहा गया कि 14 वर्ष तक की आयु के बालकों को खानों में, कारखानों में या अन्य किसी परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जा सकेगा। परिसंकट में नियोजन, ये शब्द आता है पेपर में, कई बार पूछ लेते हैं। परिसंकट में नियोजन, जोखिम भरे कार्य बोलते हैं, इंग्लिश में हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। ऐसे कार्य जिससे जीवन, स्वतंत्रता, व्यक्तित्व को खतरा उत्पन्न हो सकता है, उनका निषेध किया गया है। तो संविधान के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने, खदान या अन्य किसी खतरनाक काम में नियोजित नहीं किया जाएगा। इस प्रकार बाल श्रम को अवैध बनाकर और शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार बनाकर, शिक्षा का मौलिक अधिकार आर्टिकल 21A के अंतर्गत आ गया 86 संशोधन से, शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार को और अर्थपूर्ण बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के, अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 हो गया, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद की धर्म का पालन करने का अधिकार है। इस स्वतंत्रता को लोकतंत्र का प्रतीक माना जाता है। मान लीजिए क्वेश्चन में यही आ जाए, निम्न में से किस स्वतंत्रता को लोकतंत्र का प्रतीक माना गया है, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है ना, ध्यान रखिएगा। आपको तो जो एनसीईआरटी में दिया है ना, तो उसको एनसीईआरटी अकॉर्डिंग तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। लोकतंत्र में अपनी इच्छा के अनुसार धर्म पालन की स्वतंत्रता को हमेशा एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया जाता है ना। और हम तो धर्मनिरपेक्ष संविधान है, तो हमारे वहां तो वैसे भी किसी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया गया है। और प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को मानने, उसका पालन करने और प्रचार की स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 25 में, ठीक है। देखते हैं जरा, आस्था और प्रार्थना की स्वतंत्रता। भारत में प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म चुनने और उसका पालन करने का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता में अंतःकरण की स्वतंत्रता अत्यधिक महत्वपूर्ण है, ये समाहित है। हमारी अंतरात्मा से हम किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। इसका अर्थ है कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को चुन सकता है या निर्णय ले सकता है कि वह किसी भी धर्म का पालन नहीं करेगा। मतलब एक तरह से आस्तिक के लिए भी स्वतंत्रता होगी, नास्तिक के लिए भी स्वतंत्रता। वैसे दर्शन शास्त्र तो आस्तिक और नास्तिक को वेदों से जोड़ता है। वेद के जो समर्थक है वो आस्तिक है, जो वेद का समर्थन नहीं करते वो नास्तिक है। लेकिन एक आम बोलचाल में हम कहते हैं जो ईश्वर को मानता है, जो धर्म का पालन करता है वो आस्तिक है, जो ईश्वर को नहीं मानता, जो धर्म का पालन नहीं करता वो नास्तिक है। तो यहाँ कोई धर्म का पालन अगर कोई नहीं भी कर रहा है ना, तो उसकी भी स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ है सभी व्यक्तियों को अपने धर्म को अबाध रूप से मानने, उसके अनुसार आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। ये धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध है, अत्यधिक महत्वपूर्ण। ये पेपर में क्वेश्चन आ भी चुका है पहले आरएएस में। लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य। अच्छा, ये इतना महत्वपूर्ण अधिकार है भैया धार्मिक स्वतंत्रता कि इसका प्रारंभ ही प्रतिबंध के साथ होता है। इसमें लिखा गया है लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता, सदाचार तथा इस भाग के अन्य प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए धार्मिक स्वतंत्रता मिलेगी, है ना, याद रखिएगा। सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है, याद रखिएगा विशेष रूप से, ठीक है साहब। आगे बढ़ते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार असीमित नहीं है। सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है। जैसे कोई धर्म के आधार पर किसी कुरीति, कुप्रथा का यदि पक्ष लिया जा रहा है, सरकार वहां प्रतिबंध लगा सकती है। भले उसके लिए धर्म का आधार दिया गया हो, धर्म शास्त्रों का आधार दिया गया हो, लेकिन प्रतिबंध, जैसे सरकार ने सती प्रथा को रोका, एक से अधिक विवाह, जो बहुपत्नी प्रथा की जो बात आती है उसको, या भी जैसे समान नागरिक संहिता का जो संदर्भ है उसमें 3 तलाक को अवैध घोषित किया गया कानून बनाकर, न्यायालय ने भी उसको अवैध घोषित किया शायरा बानोवाद के अंतर्गत। शाहबानोवाद पर मैंने वीडियो बना रखा है। ये जिसकी अभी मैंने बात की वो है शायरा बानोवाद, वो 80 के दशक का था, ये 2017 का विवाद है, ठीक है, याद रखिएगा। और वहां 3 तलाक को अवैध घोषित किया और मानव बलि जैसी कुप्रथाओं पर प्रतिबंध के लिए अनेक कदम उठाए। ऐसे प्रतिबंधों को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं माना जा सकता है। फिर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर नियंत्रण लगाने से विभिन्न धर्म के मानने वालों और सरकार के बीच अक्सर तनावपूर्ण स्थितियां होती है, क्योंकि धर्म जो है व्यक्ति के इमोशन का विषय है, दिल का मामला है। तो व्यक्ति कई बार अपने दिल की ज्यादा सुनता है दिमाग की तुलना में। जब भी किसी धार्मिक समुदाय के कुछ क्रियाकलापों पर सरकार नियंत्रण लगाती है, तो उस समुदाय के लोग यह महसूस करते हैं कि उनके धर्म में एक हस्तक्षेप है, ठीक है। तभी तो दिल की हम ज्यादा सुनते हैं, तभी तो आजकल रील्स वगैरह बहुत देखते हैं हम लोग, वो दिल को अच्छा लगता है ना। दिमाग की सुने, पढ़ाई के वीडियो ज्यादा देखें, है ना, ये ध्यान रखिए। मनोरंजन ठीक है, 5-7 मिनट 10 मिनट कर लीजिए, लेकिन पढ़ाई के वीडियो ज्यादा देखिए और पॉलिटी जोन पे वीडियो जरूर देखिए, ठीक है। इसमें पढ़ाई के वीडियो आते हैं सबसे ज्यादा, है ना, याद रखिए। कोई कभी काल कोई प्रचार का या कोई ऐसा वीडियो आता है, बाकी तो पढ़ाई के आते हैं, इनको रेगुलर देखिए, ठीक है।
एक अन्य कारण से भी धार्मिक स्वतंत्रता राजनीतिक विवाद का विषय बन जाती है। संविधान ने सभी को अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता दी है। इसमें लोगों को एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के लिए मनाने का अधिकार भी शामिल है। लेकिन कुछ लोग धर्म परिवर्तन का विरोध करते हैं। उनका मानना है कि धर्मांतरण भय या लालच के आधार पर कराया जाता है। एक केस है स्टेनिस्लाव बनाम मध्य प्रदेश का केस, उसमें कहा गया है कि भाई व्यक्ति को यदि प्रलोभन से, लालच से, डरा धमकाकर धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो वो अवैध है। धर्म प्रचार, धर्म परिवर्तन कराए ये जरूरी नहीं है। धर्म प्रचार से व्यक्ति अपने धर्म के विषय में लोगों को अवगत करा सकता है, अपने धर्म की शिक्षाओं, अपने धर्म के ज्ञान, अपने धर्म के जो रीति रिवाज है उसके। लेकिन उसके लिए जरूरी नहीं कि दूसरे को धर्म वो अपनाने के लिए आप उसको प्रेरित या विवश करें, ठीक है, उसको रोका जा सकेगा। संविधान भी जबरन धर्म परिवर्तन की इजाजत नहीं देता, वह हमें केवल अपने धर्म के बारे में सूचनाएं प्रसारित करने का अधिकार देता है, जिससे हम दूसरों को अपने धर्म की ओर आकर्षित कर सके, ठीक है, याद रखिए। आप देख रहे होंगे एक चीज की एनसीईआरटी वाली किताब में कंप्लीट चैप्टर ले रहा हूं, है ना, तो इसलिए एक चैप्टर एक दिन और आधा घंटा, पौन घंटा, एक घंटा लग रहा है, ठीक है। तो 10 चैप्टर है, 10 घंटे, तो 8 से 10 घंटे में अगर साहब पूरा एनसीईआरटी कॉन्स्टिट्यूशन किताब हो जाती है ना, तो बहुत लाभ का सौदा, इसमें रत्ती घाटा नहीं है, तो कृपा करिएगा। आपको 1 घंटे 2 घंटे में पूरी एनसीईआरटी करा दे अगर, तो मैं नहीं करा सकता हूं, ठीक है, सीधी सी बात, क्योंकि मैं पूरी किताब ले रहा हूं, है ना। याद रखिए सारी किताब की, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन बन जाता है एनसीईआरटी के पेपर से, अगर हम देखें तो उसमें आपको पता चलेगा। तो कृपा करके इन 8-10 घंटे जो है एनसीईआरटी के लिए निकाल लीजिए अलग से, और उनको पूरा देखिए अच्छे से। विभिन्न धर्मावलंबियों का देश होने के कारण ये जरूरी है कि सरकार विभिन्न धर्मों के साथ समानता का बर्ताव करे। इसका अर्थ यह भी है कि सरकार किसी विशेष धर्म का पक्ष नहीं लेगी। सर्वधर्म संभाव है, धर्मों को संरक्षण दिया जाएगा, लेकिन किसी एक धर्म को दूसरे धर्म पर वरीयता या प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा। भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है ना, धर्मनिरपेक्ष है। पंथनिरपेक्ष लीजिए, सेकुलरिज्म है। सेकुलरिज्म पे एक वीडियो बना रखा है अलग से, है ना, 2 वीडियो है वैसे पॉलिटिजोन चैनल पे हमारे, 2 वीडियो मैंने पंथनिरपेक्षता पे, एक वीडियो तो 1-1.5 साल पुराना है, एक वीडियो अभी महीने भर पहले का ही है, वो थ्योरी वाली किताब में से है। भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश या अन्य किसी सार्वजनिक पद पर कार्य करने के लिए हमें किसी धर्म विशेष का सदस्य होना जरूरी नहीं है ना। आप कोई भी योग्यता देख लीजिए, मंत्रियों की, सांसदों की, विधायकों की, राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति की, वहां कहीं भी ये नहीं लिखा है कि इस पर्टिकुलर धर्म का व्यक्ति हो, भारत का नागरिक हो, आयु सीमा और अन्य योग्यताएं जो कानून बनाकर पूरी की जाए। सभी नागरिकों को इस बात की गारंटी दी गई है कि सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के संबंध में सरकार धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। मैंने बता दिया, आर्टिकल 16 में बात की गई है। राज्य द्वारा संचालित जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं उसमें न तो किसी धर्म का प्रचार किया जाएगा, न ही कोई धार्मिक शिक्षा दी जाएगी, और न ही उसमें प्रवेश के लिए किसी धर्म को वरीयता दी जाएगी। अभी हाल फिलहाल के समय में कुछ जगहों पर ऐसे विवाद देखे गए थे, कुछ स्टेट्स में विवाद आया और उस पर ऑनरेबल कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं। 2024 का जो करंट कराऊंगा उसमें उन पर हम बातचीत कर सकेंगे, ठीक है। वो दिसंबर मंथ के एंड में या जनवरी फर्स्ट वीक में कराया जाएगा। पूरे साल भर का पॉलिटी का करंट जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, और इंटरनेशनल रिलेशंस का करंट जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, वो कराया जाएगा, ठीक है। इन प्रावधानों से धर्मनिरपेक्षता को जीवन और बल मिलता है। फिर सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। ये अल्पसंख्यकों के अधिकार के रूप में भी जाने जाते हैं। भारतीय समाज कोई समरूप समाज नहीं है ना, विविधता युक्त समाज है। समरूप का पर्यायवाची हो गया यहाँ विविधता से, उसमें काफी विविधता है, धर्म की विविधता की बात हो रही है यहाँ। ऐसी विविधता भरे समाज में कुछ समुदाय छोटे और कुछ बड़े हैं, कुछ किसी धर्म के लोगों की संख्या कम है, किसी धर्म को मानने वालों की संख्या ज्यादा है। हमारा संविधान मानता है कि विविधता हमारे समाज की मजबूती है। बिल्कुल, ये ध्यान रखिए, ऐसी लाइनें कथन कारण में पूछ लेते हैं कई बार, और वैसे तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। अतः अल्पसंख्यकों का अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। किसी समुदाय को केवल धर्म के आधार पर ही नहीं बल्कि भाषा और संस्कृति के आधार पर भी अल्पसंख्यक माना जाता है। हाँ, अनुच्छेद 29 और 30 जो है, तो 29 में लिखा गया धर्म या जो अनुच्छेद 29 है उसमें लिखा गया नागरिकों के प्रत्येक वर्ग, तो धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा, है ना, और अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित बनाए रखने का अधिकार होगा। तो अल्पसंख्यक का आधार है धर्म या भाषा, धर्म और भाषा नहीं है, धर्म या भाषा, दोनों में से एक भी होता है तो अल्पसंख्यक का आधार होगा। साथ ही अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित बनाए रखने का अधिकार है। शब्दों को समझिए, शब्द ही महत्वपूर्ण है, शब्दों से वाक्य बनते हैं और इन्हीं से पेपर में हमारे क्वेश्चन सही होंगे, याद रखिएगा। अल्पसंख्यक वह समूह है जिसकी अपनी एक भाषा, धर्म होता है और देश के किसी एक भाग में या पूरे देश में संख्या के आधार पर भी किसी अन्य समूह से छोटे हैं। ऐसे अल्पसंख्यक समूहों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने और उसे विकसित करने का अधिकार है। याद रखिएगा, दोनों महत्वपूर्ण राइट के रूप में कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं।
भाषा या धार्मिक अल्पसंख्यक अपने शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, अभी बताया मैंने। अभी 2024 में एक महत्वपूर्ण केस है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसकी हम बात करेंगे करंट के हिसाब से। शिक्षण संस्थाओं को वित्तीय अनुदान देने के मामलों में सरकार इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगी कि उस शिक्षण संस्थान का प्रबंध किसी अल्पसंख्यक समुदाय के हाथ में है। ठीक है, याद रखिएगा। आर्टिकल 30 में आ जाता है ये सरदार हुकुम सिंह का एक कथन है, संविधान सभा के वाद विवाद खंड 8, और ये है 26 मई 1949 का कथन है, प्रश्न संख्या 322 पर। याद रखिए, सरदार हुकुम सिंह साहब का कथन है, क्या है देख लेते हैं। बहुसंख्यकों पर एक गंभीर उत्तरदायित्व है कि वे देखें कि अल्पसंख्यक सुरक्षित महसूस करें। ये दायित्व बहुसंख्यकों का है। केवल एक धर्मनिरपेक्ष शासन में ही अल्पसंख्यक सुरक्षित रहेंगे, उनके लिए राष्ट्रवादी होना लाभकारी होगा। बहुसंख्यकों को अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण का दिखावा नहीं करना चाहिए, उन्हें स्वयं को अल्पसंख्यकों की स्थिति में रखकर उनकी आशंकाओं को समझना चाहिए। सुरक्षा की सभी मांगे उसी आशंका पर आधारित हैं जो अल्पसंख्यकों के मन में अपनी भाषा, लिपि और नौकरियों के अवसर के संबंध में। बड़ा महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, याद रखिएगा, पूछ सकते हैं पेपर में ऐसा स्टेटमेंट। ये पॉलिटिया कोर्स है, आप लोग जुड़ रहे हैं लगातार, आपको पता है एप्लीकेशन पे देख सकते हैं इसके फीचर्स। ठीक है, पढ़ाने वाला मैं हूं यहाँ पर, है ना, तो पढ़ाता कैसे हो पता ही है आपको। अब आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अत्यधिक महत्वपूर्ण अधिकार, जिसके अभाव में फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर है वो प्रभावी नहीं हो पाएगा, अनुच्छेद 32 में है। डॉक्टर अंबेडकर ने इस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी। उन्होंने कहा अगर कोई पूछे कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसके अभाव में अन्य सभी अधिकार प्रभावी हो जाएंगे, तो मैं अनुच्छेद 32 को छोड़कर किसी अन्य आर्टिकल का नाम ही नहीं ले सकता, क्योंकि यही संविधान का हृदय और उसकी आत्मा है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन किए जाने पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। हालांकि एनसीईआरटी किताब में यहाँ हाईकोर्ट शब्द भी दिया था, मैंने उसको यहाँ से डिलीट कर दिया, क्योंकि हाईकोर्ट में फंडामेंटल राइट्स के संरक्षण के लिए जाने का जो आर्टिकल है 226 है, तो यहाँ हालांकि दिया हुआ है एनसीईआरटी किताब में, उच्च न्यायालय दिया हुआ है, लेकिन मैंने इसको कटवाया क्योंकि वहां 226 में जाते हैं। यहाँ आर्टिकल 32 केवल और क्या सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से है, क्योंकि आर्टिकल 32 के भी 4 खंड है, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 32 के 4 खंड है, जिसमें लिखा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो प्रत्याभूति देता है, गारंटी देता है कि फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन होने की दशा में वो आदेश, निर्देश या रिट जारी कर सकेगा। 3 शब्द है, आदेश, निर्देश या रिट जारी कर सकेगा। रिट कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रचार और उत्प्रेषण की रिट है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सरकार को आदेश, निर्देश दे सकते हैं। न्यायालय कई प्रकार के विशेष आदेश भी जारी करते हैं, जिन्हें प्रादेश या रिट कहते हैं, प्रलेख भी बोल देते हैं इसको, है ना, प्रलेख भी बोल देते हैं रिटों को। ठीक है, याद रखिएगा। और मैंने कहा अनुच्छेद 226 हाईकोर्ट के संदर्भ में है, मैं लिख देता हूं यहां। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण द्वारा, हेबियस कॉर्पस बोलते हैं, शरीर समेत प्रस्तुत करो, इसका शाब्दिक अर्थ है द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी असंतोषजनक है तो न्यायालय व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दे सकता है। परमादेश है, सार्वजनिक प्राधिकारियों को जारी किया जाता है अपने कर्तव्य पालन के रिलेशन में। जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। ठीक है, जैसे बाढ़ आ गई है मान लीजिए, तो आपदा प्रबंधन अधिकारी होते हैं, जिला कलेक्टर या जो उपखंड अधिकारी या जो अन्य प्रशासनिक अधिकारी हैं, तो वो आपदा प्रबंधन के कार्य करें, नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में, या कहीं मान लीजिए महामारी का ब्रेकआउट हुआ है, महामारी फैली है, तो जो स्वास्थ्य अधिकारी है, स्वास्थ्य निरीक्षक है, उनकी जवाबदेही तय होती है ना, याद रखिएगा। निषेध आदेश, इसको प्रतिषेध बोलते हैं, प्रोहिबिशन बोलते हैं। जब कोई निचली अदालत, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है, इसे अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करते हैं, तो ऊपर की अदालतें, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, उसे ऐसा करने से रोकने के लिए निषेध आदेश जारी करते हैं। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट, 226 में हाई कोर्ट। ठीक है, अधिकार परीक्षा को वारंटो बोलते हैं इसको, और इसमें कोई व्यक्ति ऐसे पद पर काम कर रहा है जिस पर काम करने का उसे संवैधानिक कानूनी अधिकार नहीं था, तो उसे इस पद पर काम करने से रोका जा सकता है। तो कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा उसे पद पर कार्य करने से रोक देता है। उत्प्रेषण रिट, एक तो ध्यान रखिएगा, ये जो क्रम है ना, यही क्रम आर्टिकल 32 में दिया गया है, क्रम से भी इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो एक रिटों का क्रम याद रखिएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। ठीक है सर, उत्प्रेषण रिट, जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी, इसमें प्रशासनिक अधिकारी का संदर्भ है, वैसे मुख्य रूप से तो न्यायिक संदर्भ में आता है, लेकिन गैर न्यायिक या प्रशासनिक अधिकारियों के संदर्भ में भी पूछा जाता है कई बार, बिना अधिकार के कोई कार्य करता है, मान लीजिए
किसी मामले में निर्णय हो चुका है। प्रतिषेध और उत्प्रेषण में बेसिक अंतर यह है कि प्रतिषेध जो है उसमें मामला लंबित है, विचाराधीन है, कार्रवाई चल रही है, निर्णय नहीं हुआ। उत्प्रेषण में निर्णय हो चुका है ना, तो ऐसी स्थिति में निर्णय संबंधी दस्तावेज जो है वो सुप्रीम कोर्ट अपने पास मंगा लेता है। बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसे ऊपर की अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। बाद में इन अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका के अलावा कुछ और संरचनाएं भी बनाई गई हैं। देखिए, जैसे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन आगे चला, पॉलिटी आगे चली, जैसे जैसे आवश्यकताएं बड़ी, जैसे जैसे व्यवस्था में चुनौतियां समस्याएं दिखाई दी, वैसे वैसे कुछ और संरचनाएं बनी, विभिन्न आयोग बनाए गए। तो कुछ आयोगों के नाम दिए यहाँ पर, जैसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है। ये संस्थाएं अल्पसंख्यकों के लिए, महिलाओं के, दलितों के अधिकारों की रक्षा करती हैं। तो कुछ संस्थाएं दी गई हैं, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, पिछड़े वर्ग के राष्ट्रीय आयोग है। ये संस्थाएं क्रमशः अल्पसंख्यकों के लिए, महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, जो सामाजिक न्याय से वंचित वर्ग हैं उनके लिए अधिकारों की रक्षा करती है ना। तो ये वाला जो पार्ट है, किसी दिन हम आयोग जब करेंगे ना मैराथन क्लास में, आयोग पर एक क्लास रखूंगा मैं, 1 घंटे 1.5 घंटे की क्लास होगी, जिसमें 8-10 आयोग, उनकी संरचना और उनके कार्य, ये मैं करा दूंगा, है ना। स्लाइड्स के माध्यम से करा देंगे, एक क्वेश्चन उनमें से आने की पूरी संभावना रहेगी। ठीक है, आयोग पर 1 घंटे की क्लास, 1-1.5 घंटे की क्लास अलग से करा दूंगा। 8-10 महत्वपूर्ण सभी जो आयोग हैं, जो पेपर में आते हैं, जिनके क्वेश्चन सामान्यतः वो करा दिए जाएंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त मौलिक अधिकार और अन्य अधिकारों की रक्षा करने के लिए कानून द्वारा एनएचआरसी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का भी गठन किया गया है ना, एनएचआरसी का, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का। तो यहां तक फंडामेंटल राइट्स की चर्चा थी। अब है राज्य के नीति निदेशक तत्व। इस पे 1-2 पेज दिए हैं एनसीईआरटी किताब में। वैसे ये भी बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक जिक्र है। लोक कल्याणकारी होते हैं, सामाजिक न्याय की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, गैरवाद योग्य है, और फिर भी 1980 के दशक से माननीय न्यायपालिका की व्याख्याओं के माध्यम से आर्टिकल 21 का आधार बन गए हैं। ठीक है, भाग 4 है और अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक का संदर्भ है। देखिए, संविधान निर्माताओं को पता था कि स्वतंत्र भारत को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसमें सभी नागरिकों में समानता लाना और उनका कल्याण करना सबसे बड़ी चुनौती था। बहुत महत्वपूर्ण, पेपर के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है डायरेक्टिव प्रिंसिपल। उन लोगों ने यह भी सोचा कि इन समस्याओं को हल करने के लिए कुछ नीति का निर्देश जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही वे नीतियों को भावी सरकारों के लिए बाध्यकारी भी नहीं बनाना चाहते थे, है ना। वे बाध्यकारी नहीं बनाना चाहते थे, वो चाहते थे कि ये स्वैच्छिक रूप से लागू हो सके, है ना। तो इसको इसलिए गैरवाद योग्य का संदर्भ रखा गया है ना, गैरवाद योग्यता, या इसको रखा गया गैर न्याय योग्य। ठीक है, इसको रखा गया गैर न्याय योग्य। ठीक है, तो संविधान में कुछ निदेशक तत्वों का समावेश तो किया गया, लेकिन उन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू करवाने की व्यवस्था नहीं की गई। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि सरकार किसी निर्देश को लागू नहीं करती है तो हम न्यायालय में जाकर यह मांग नहीं कर सकते कि उसे लागू कराने के लिए न्यायालय सरकार को आदेश दे। आर्टिकल 37 में, अनुच्छेद 37 में बात की गई है कि यद्यपि निदेशक तत्व जो है वाद योग्य नहीं है, लेकिन वे फिर भी जो है मूलभूत है, और इसलिए सरकार का दायित्व है कि वो जब कानूनों का निर्माण करे उसमें इनसे सहायता प्राप्त करे, यद्यपि ये न्याय योग्य नहीं है, फिर भी देश के शासन में मूलभूत है, आधारभूत है। इसलिए कहा जाता है कि नीति निदेशक तत्व जो है वो वाद योग्य नहीं है, नॉन जस्टिफिएबल है। इसका अर्थ है कि संविधान का एक हिस्सा है ये, जिसे न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। ठीक है, फिर संविधान निर्माताओं का मानना था कि निदेशक तत्वों के पीछे जो नैतिक शक्ति है, नैतिक बल है, इसके पीछे जनमत की शक्ति है, लोक कल्याण का बल है, सामाजिकता की शक्ति है, सामूहिकता की शक्ति है ना, वह सरकार को बाध्य करेगी कि सरकार नीति निदेशक तत्वों को गंभीरता से ले। ठीक है, इसके अलावा वे ऐसा भी समझते थे कि जनता उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी भावी सरकारों पर डालेगी। बिल्कुल ऐसा हुआ, मैंने बताया आपको ऐसे कि विभिन्न जो लोक कल्याण के कार्य होते हैं, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, रोजगार से रिलेटेड, सामाजिक सुरक्षा से रिलेटेड, सार्वजनिक सुविधाओं से रिलेटेड, पेंशन, बीमा, बैंकिंग से रिलेटेड, वो सब इसके माध्यम से ही होते हैं। अतः संविधान में ऐसी नीतियों की एक निर्देशक सूची रखी गई, निर्देशों की उसी सूची को राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा गया। वैसे नीति निदेशक हम लिखते हैं, राज्य की नीति के निदेशक तत्व, एनसीईआरटी में नीति निर्देशक लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, और डायरेक्टिव का वैसे हिंदी रूपांतर निर्देशक ही होता है ना, लेकिन राज्य की नीति के निदेशक तत्व कह सकते हैं, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व कह सकते हैं, यहाँ कहीं दिक्कत नहीं, ऑब्जेक्टिव पेपर में कोई दिक्कत ही नहीं है। डेस्क्रिप्टिव में जब लिखे
तो राज्य की नीति के निदेशक तत्व लिख दीजिए। पेपर बनाने वाले ने यदि निर्देशक लिखा है, निर्देशक लिख देना। एनसीईआरटी ने निर्देशक लिख रखा है। मूल भाषा के अनुवाद का यह अंतर है, इसलिए इसमें कहीं भी कोई किसी प्रकार की विसंगति नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। सब चीजें तो मैं आपसे बता देता हूं, है ना। इसके बाद भी अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर देखिए मैं क्या कहूं, सारी चीज शेयर करने की कोशिश करता हूं यहाँ पर, ये बताने की कि इसमें ये चीज है, इसमें ये पढ़िए, खूब सारा पढ़िए। एप्लीकेशन पर जो विद्यार्थी जुड़े हैं उनको भी खूब मैसेज करता रहता हूँ, वहां भी खूब सारे वीडियो डाल रखे हैं, खूब टेस्ट डाल रखे हैं, खूब ई नोट्स डाल रखे हैं, और भी अभी और वहां पर कुछ और अपडेट करने का प्रयास कर रहा हूँ कि कुछ और भी वहां कोर्सेज डाल सके, है ना, कुछ और चीजें वहां डाल सकूं। वैसे ही यूट्यूब पे लेकर आता हूं, तो थोड़ा सा आग्रह ये है कि आप पढ़ लीजिए अच्छे से, तो बढ़िया रहेगा, ठीक है, नौकरी लग जाएगी पढ़ेंगे तो। नीति निर्देशक तत्वों की सूची में 3 प्रमुख बातें हैं। पहली बात, वे लक्ष्य और उद्देश्य जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए, पहली बात। दूसरा, वे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए, दूसरी बात। और तीसरा, वे नीतियां जिन्हें सरकार को स्वीकार कर लेना चाहिए ना। तो 3 बातें हैं, वे लक्ष्य उद्देश्य जो समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए, दूसरा, वे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकार के अलावा मिलने चाहिए, और तीसरी बात, वे नीतियां जिन्हें सरकार को स्वीकार कर लेना चाहिए। नीति निर्देशक तत्वों को देखने से संविधान निर्माताओं की भारत की कल्पना का आभास होगा, ठीक है। आइए, समय समय पर सरकार ने कुछ नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास किया। ये उदाहरण दिए हैं, जैसे अनेक जमींदारी उन्मूलन कानून, बैंकों के राष्ट्रीयकरण, कई फैक्ट्री अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी निर्धारण। देखिए, आप देखिए कितनी सारी चीजें, भले वादियों के नहीं है, बावजूद उसके सरकार ने एक नैतिक जनमत के प्रभाव से इनको लागू करने का प्रयास किया ना लगातार। कुटीर और लघु उद्योगों को प्रोत्साहन तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के उन्नयन के लिए आरक्षण आदि प्रयासों को दर्शाते हैं। जैसे जो पहला संविधान संशोधन हुआ था, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अनुच्छेद 46 में जो लाइनें दी गई है उसको लागू करने का प्रयास था, है ना। तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों का उत्थान, कुटीर और लघु उद्योगों को प्रोत्साहन, न्यूनतम मजदूरी निर्धारण, देखिए कितनी सारी महत्वपूर्ण चीजें हैं। नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के प्रयास में शिक्षा का अधिकार, देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है 86वें संविधान संशोधन से। फिर पूरे देश में पंचायत राज, आर्टिकल 40 में कहा गया कि राज्य जो है ग्राम पंचायतों का गठन करेगा और उन्हें स्वशासन की इकाई के रूप में प्रस्तुत करेगा। गांधीवादी आदर्श है, तो पंचायत राज 1959 में आ गया। फिर 73वें संशोधन से तो कानूनी बन गया, 74वें संशोधन से नगरीय निकाय बन गया। रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा जिसको हम लोग बोलते हैं, के अंतर्गत काम का सीमित अधिकार, है ना, एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट रखा कि साल में कम से कम इतने दिन तो रोजगार मिले। स्कूली बच्चों के लिए दोपहर के भोजन की व्यवस्था, मिड डे मील जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। फिर नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में संबंध, है ना, रिलेशंस। तो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों को एक दूसरे के पूरक के रूप में देखा जा सकता है। बहुत महत्वपूर्ण है राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति के अधिकार के संदर्भ में ये बात। जहां मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं, वहीं नीति निर्देशक तत्व कुछ कार्यों करने की प्रेरणा देते हैं। फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के कई बार अंतर पूछ लेते हैं। तो मौलिक अधिकार वाद योग्य है, नीति निर्देशक तत्व गैर वाद योग्य है। मौलिक अधिकार जो है वो सामाजिक राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना से प्रेरित है, ये सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना से प्रेरित है। मौलिक अधिकार जो है उनकी प्रकृति नकारात्मक है, क्योंकि सरकार के विरुद्ध जो है, राज्य के विरोध में प्रस्तुत किए गए दावे सरकार को कुछ कार्य करने से रोकते हैं। नीति निर्देशक तत्व इस अर्थ में सकारात्मक है कि वो सरकार को कुछ कार्य करने का आदेश देते हैं, निर्देश देते हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार खासतौर से व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित करता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व पूरे समाज के हित की, सामुदायिक हित की बात करते हैं ना, सामुदायिक सामूहिक हित, समुदाय का हित। या इसको सामुदायिक हित भी बोल देते हैं ना, सामुदायिक शब्द भी बोल देते हैं, इसको समिष्टि भी बोल देते हैं ना, समिष्टि, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और फिर जो है, लेकिन कभी कभी जब सरकार नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास करती है तो वे नागरिकों के मौलिक अधिकारों से टकरा सकते हैं। ऐसा हुआ था। ये समस्या तब पैदा हुई जब सरकार ने जमींदारी उन्मूलन कानून बनाने का फैसला लिया, तो संपत्ति के अधिकार से टकराव हो गया इसका, संपत्ति के मौलिक अधिकार से। ये कभी अलग से आधे घंटे की क्लास ले लेंगे, जिसमें 7-8 महत्वपूर्ण केस और 7-8 महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों का जिक्र कर लेंगे 1950 से 1980 तक का। सामाजिक आवश्यकताएं व्यक्तिगत हित से ऊपर है। सरकार ने नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए संविधान का संशोधन किया। ये संपत्ति के अधिकार पे एक पेज था, वहां देख लेते हैं इसको भी। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के संबंधों पर जो उठे विवाद है, उसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण था। मूल संविधान में संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व और संरक्षण का मौलिक अधिकार दिया गया, आर्टिकल 31 में दिया गया था, ठीक है, अनुच्छेद 31 में। लेकिन संविधान में स्पष्ट कहा गया था कि सरकार लोक कल्याण के लिए संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है ना, ये कहा गया।
1950 से सरकार ने ऐसे कानून बनाए जिससे संपत्ति के अधिकार में प्रतिबंध लगा। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के मध्य विवाद के केंद्र में यह अधिकार था। अंततः 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने 1973 में अपने निर्णय में केशवानंद भारती बनाम केरल का निर्णय संपत्ति के अधिकार को संविधान के मूल ढांचे का तत्व नहीं माना और कहा कि संसद संविधान का संशोधन करके इसे प्रतिबंधित करने का अधिकार रखती है। 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने 44वें संविधान संशोधन से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया और संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत इसे एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है पेपर में, तो ये कानूनी अधिकार है, ठीक है, याद रखिएगा। आपकी राय में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार बनाने से क्या फर्क पड़ता है? ये तो कोई मेंस के हिसाब से कभी बात कर सकेंगे, डेस्क्रिप्टिव पेपर के हिसाब से, ठीक है, यहां तक ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हो गई बात। कार्यपालिका और न्यायपालिका ने इस पर परस्पर विरोधी दृष्टिकोण अपनाया था। जैसे मैंने कहा अभी, शंकरी प्रसाद केस है, बेला बनर्जी है, और सज्जन सिंह का मामला है, गोलकनाथ वाद है, केशवानंद भारती का केस है, मिनरवा मिल्स का केस है, वामन राव का केस है, तिलोवाद है। ये कुछ केस हैं इसके। पहला संशोधन, चौथा संशोधन, 17वां संशोधन, 24वां, 25वां, 42वां और 44वां संशोधन, इनके मध्य टकराव था, है ना। तो सरकार की मान्यता थी कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसके पीछे धारणा थी कि लोक कल्याण के मार्ग में अधिकार बाधक है संपत्ति के अधिकार पर, ठीक है। जबकि दूसरी ओर न्यायालय का यह मानना था कि मौलिक अधिकार इतने महत्वपूर्ण है और पावन है, पवित्र है कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के नाम पर उन्हें प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो दोनों के अपने अपने तर्क थे और देशकाल परिस्थिति के अकॉर्डिंग दोनों के ही तर्क उचित थे, सही थे। उसमें क्या क्या बातें थी वो अपन एक दिन कभी आधे घंटे का एक वीडियो बना देंगे, कोशिश करूंगा 15-20 मिनट में हो जाए। एक क्वेश्चन वहां से आ जाता है ना, याद रखिएगा, ठीक है साहब। तो सरकार का मत था कि संसद संविधान के किसी भी अंश या प्रावधान में संशोधन कर सकती है, जबकि न्यायपालिका का कहना था, आर्टिकल 13 में को आधार बनाया इसके लिए, न्यायपालिका का कहना था कि संसद को ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो। यह विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती मुकदमे में दिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय समाप्त हुआ। हालांकि लास्ट में 1980 का मिनरवा मिल्स केस भी महत्वपूर्ण है। इसमें निर्णय देते हुए न्यायालय ने कहा कि संविधान की कुछ मूल ढांचागत जो विशेषताएं हैं ना, जिसको आधारभूत ढांचे का सिद्धांत हम लोग कहते हैं, है और संसद उनमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। नागरिकों के मौलिक कर्तव्य 1976 में संविधान में 42वें संशोधन से भाग 4A और अनुच्छेद 51A, है ना, कैपिटल ए, 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। बाद में 86वें संशोधन से 11वां मूल कर्तव्य जोड़ दिया। नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की एक सूची आई। कुल 10 कर्तव्य थे, वर्तमान में 11 है। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य, ठीक है। और हालांकि इन्हें लागू करने के संबंध में संविधान मौन है, दंडनीय प्रावधान की व्यवस्था नहीं है इसमें। नागरिक के रूप में अपने संविधान का पालन करना चाहिए, देश की रक्षा करनी चाहिए, सभी नागरिकों में बंधुत्व भाईचारा बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए, पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। मूल कर्तव्य क्रम से आप लोग रट ले, याद कर ले, उसको समझ ले, अंतस में, मन में ग्रहण करें उसको, अंतस है ना, अंतरात्मा में ग्रहण करें। परंतु ध्यान देने की बात है कि संविधान मौलिक कर्तव्य का अनुपालन के आधार पर या उनकी शर्त पर हमें मौलिक अधिकार नहीं देता। इस दृष्टि से संविधान में मौलिक कर्तव्यों के समावेश से हमारे मौलिक अधिकारों पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ा, ठीक है, महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र के क्रांतिकारी समाज सुधारक ज्योतिबा फुले, उनकी रचनाओं में हमें सर्वप्रथम यह विचार प्राप्त होता है, महत्वपूर्ण लाइन, कि अधिकारों में स्वतंत्रता और समानता दोनों ही निहित है। अत्यधिक महत्वपूर्ण लाइन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पेपर के लिहाज से अत्यधिक महत्वपूर्ण लाइन। अधिकारों में स्वतंत्रता समानता दोनों है और आर्टिकल 14 से 18 समानता, 19 से 22 स्वतंत्रता। राष्ट्रीय आंदोलन में यह विचार और स्पष्ट हुआ तथा इसे संवैधानिक अधिकारों के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा। हमारे संविधान में इस लंबी परंपरा को मौलिक अधिकारों की सूची के रूप में देखा जा सकता है। 1950 से न्यायपालिका ने अधिकारों के महत्वपूर्ण संरक्षक की भूमिका निभाई। न्यायिक व्याख्याओं ने अनेक अधिकारों का क्षेत्र विस्तृत कर दिया। मैंने भी बात की, आर्टिकल 21 में तो यही व्याख्या होती है। हमारी सरकार और प्रशासन इसी परिप्रेक्ष्य में काम करते हैं। बिल्कुल, उनको निर्देश होता है कि वो इन अधिकारों को लागू करने का काम करें, चाहे सरकार है चाहे प्रशासन है, न्यायालय का निर्देश है उसमें। और अधिकार जो है वो सरकार के कार्यों की सीमा तय करते हैं और देश में लोकतांत्रिक शासन को सुनिश्चित करते हैं ना। अधिकार जो है वो सरकार के कार्यों की सीमा तय करते हैं और देश में लोकतांत्रिक शासन को सुनिश्चित करते हैं। महत्वपूर्ण लाइन, ठीक है। और ये नीति निर्देशक तत्वों का एक पेज है, अत्यधिक महत्वपूर्ण। देखिएगा, इसमें उद्देश्य लोगों का कल्याण, जीवन स्तर ऊंचा उठाना, संसाधनों का समान वितरण, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय,
अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा। फिर ये नीतियां, समान नागरिक संहिता, मद्यपान निषेध, घरेलू युद्धों को बढ़ावा, उपयोगी पशुओं को मारने पर रोक, ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन। ऐसे अधिकार जिनका न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता, तो ये इस प्रकार के चीजें दी गई हैं। ठीक है, ये कार्टून के माध्यम से बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा गया। एनसीईआरटी किताबों की खासियत है, बहुत अच्छी किताबें हैं, पढ़िए। और मैंने थोड़ा सा आसान करने का प्रयास किया कि पूरी पूरी किताब करा रहा हूँ 11th-12th की, बस इनको तो देख लीजिए, है ना, मजे आ जाएंगे, नंबर आ जाएंगे इनसे, ध्यान रखिए। इतना अच्छा पूछा कि मुझे बताओ कि संविधान में अच्छी अच्छी बातें कहने का क्या मतलब यदि उसे किसी न्यायालय में लागू ही नहीं किया जा सकता। तो ये चीजें बाद में आई ना न्यायालय के सामने, तो माननीय न्यायपालिका ने 1980 के दशक से न्यायिक सक्रियता के माध्यम से इन चीजों पर महत्वपूर्ण रूप से काम किया है ना, और सरकारों को अधिक समावेशी दृष्टिकोण अपनाने के लिए, अधिक सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण के लिए, अधिक लोक कल्याण के कार्यों को महत्व देने के लिए प्रेरित किया है और बाध्य भी बनाया। ठीक है, तो सरकारें भी अच्छा काम कर रही है, न्यायालय ने भी अच्छा काम किया संविधान के अंतर्गत, और संविधान तो हमारा शानदार है ही, जिसके अंतर्गत हम सभी बेहतरीन काम करते हैं, बेहतरीन काम करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो हमें बेहतरीन काम करना है। अभी हमारा सबसे बेहतरीन काम यह है कि हम अपनी पढ़ाई पर सबसे ज्यादा फोकस करें, अच्छे से पढ़ाई करें, और लगातार जो है मेरे साथ एप्लीकेशन पर, यूट्यूब पर जुड़े रहें, और कोर्सेज में, टेस्ट सीरीज में, इन क्लासेस के माध्यम से खूब सारी पढ़ाई कर लें और अच्छे से सिलेक्शन लेने का पूरा हम प्रयास करें। इतना अच्छा पढ़ें कि वहाँ जब पेपर दें तो हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन इतने सही हो जाए ताकि हम मेरिट में आ सकें। ठीक है, तो मैं चाहूँगा, अभी लगभग आज देख पा रहा हूँ सामने 1 घंटे से ऊपर की क्लास हो गई है आज, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक थे तो हमने बात की है, और ये टेस्ट सीरीज का भी आप देख लीजिएगा, और कंप्लीट कोर्स, मॉड्यूल कोर्स, कंप्लीट टेस्ट सीरीज, मॉड्यूल टेस्ट सीरीज, आरएएस का प्री का पॉलिटी वाला जो कोर्स है रिकॉर्डेड, और यूजीसी नेट के लिए, यूजीसी नेट जीआरएफ के लिए टेस्ट सीरीज, ये चीजें अभी एप्लीकेशन पे उपलब्ध है मौजूदा समय में, देख लीजिएगा। और आने वाले समय में ईश्वर करेंगे तो और भी कुछ चीजें हम लोग ऐड करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे चीजें। ठीक है, तो मिलता हूँ आप सभी से कल। नेक्स्ट चैप्टर, 3rd चैप्टर होगा और क्लास नंबर 4 होगी। और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, खूब खुश रहिए, शुभकामनाएं, नमस्कार, धन्यवाद।